ये सब स्वर्ग के उच्च बादल में शुरू होता है, जहां एक शांत बिल्ली अपने दुनिया को शीर्ष पर एक तैरती हुई द्वीप पर ले जाती है। वो एक अन्य काले बिल्ली के साथ प्रेम में पड़ जाती है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, सफेद के तैरते हुए साम्राज्य और काले के काले साम्राज्य में। ली की रानी सफेद के तैरते हुए द्वीप की अध्यक्षता करती है, जबकि अंधकार का राजा काले के अंधकारमय द्वीप की अध्यक्षता करता है। दुनिया एक संतुलन के साथ जीवित रहती है कि सफेद अपने तैरते हुए द्वीप पर रहते हैं और काले जमीन पर रहते हैं। जमीन पर दुनिया एक हिंसक मास्टर नामित बॉल के साथ लड़ाई में है और एक युवा नामहीन लड़का अपने बड़ों से मिलने के लिए बाहर आता है, जो उससे पूछते हैं कि क्या वह दिन के काम के लिए तैयार है और वे सभी समुदाय के सदस्यों के लिए भोजन कैसे जुटाएंगे। उम्मीद है कि वे भोजन के साथ वापस आ सकेंगे। अचानक एक आदमी घोषणा करने आता है कि पूरा गेट हमले के तहत है और अंधकार के राक्षसों ने हमला किया है। पुरुष अपने सभी हथियारों के साथ बड़ी संख्या में बाहर आते हैं और महिलाएं अपने रेक ले आती हैं लड़ाई के लिए। वे छोटे लड़के से सभी बच्चों को शहर के बाहरी इलाके में ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां एक गुफा है जहां वे सभी सुरक्षितता के लिए छिप सकते हैं। वो कार्रवाई में जुट जाता है, सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और उन्हें ले जाता है। दुर्भाग्य से वो सभी बच्चों की रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए उसके पास सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। ये बच्चे भाई बहन हैं और उनमें से एक पर राक्षस द्वारा हमला किया जाता है और वो घायल हो जाती है। वो उसे अपनी चोट के साथ उठाता है और उसे गुफा तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अवगत नहीं होता है तो एक राक्षस उसके पीछे छिप जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। आखिरी लड़का अपने भाई बहन की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने का फैसला करता है। वो राक्षस के पास जाता है और मारा जाता है, जबकि वो युवा लड़के से कहता है कि वो अपनी बहन को सुरक्षित जगह ले जाए और उसे मरने दे। अंततः पूरा गांव खंडहर में है और कोई नहीं बचता। युवा लड़के को जीवन के बारे में सोचना मुश्किल लगता है। उसने जीवन में सब कुछ खो दिया है और उसे नहीं लगता कि जीवन से फिर कुछ मूल्यवान आ सकता है। परिणाम स्वरूप वो एक गड्ढा खोदना शुरू करता है। दूसरी ओर एक वृद्ध और कमजोर व्यक्ति शहर में प्रवेश करता है और अपने नक्शे को देखकर सोचता है कि पास के कुछ शहर है जहां वह रात गुजार सकता है। लेकिन जब वो करीब आता है तो देखता है कि अब कोई शहर नहीं बचा है। फिर वो गड्ढे में युवा लड़के को देखता है और उससे पास के शहरों के बारे में पूछता है। लड़का उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और बताता है कि अब कोई शहर अस्तित्व में नहीं है और सभी शहर अब खंडहर हो चुके हैं। वो स्तब्ध है। वो वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि क्या ये सच है कि उनका शहर अंधकार के राजा द्वारा संरक्षित है और क्यों अंधकार के राजा ने उन्हें तब तक देखा है जब तक कि वे सभी नष्ट नहीं हो गए। ये वृद्ध व्यक्ति अंधकार के राजा की ईमानदारी में विश्वास नहीं करता है। इसका कारण वो बाद में बताएगा। बावजूद इसके वो लड़के से कहता है कि राज्य अंधकार के राजा के अधीन है। वो देखता है कि लड़का एक गड्ढा खोद रहा है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लड़का व्यक्ति से कहता है कि उससे कोई प्रश्न न पूछे और कहता है कि भले ही वो उसे समझाए, वो व्यक्ति नहीं समझेगा कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो कहता है कि जो वो कर रहा है वो किसी को बेकार लग सकता है, लेकिन ये केवल वही तरीका है जिससे वो खुद को बेहतर महसूस कर सकता है। व्यक्ति जोर देता है कि वह जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो व्यक्ति को बताता है कि वह रोशनी के करीब जाना चाहता है। सफेद का राज्य आकाश में है और उसे लगता है कि गहरे गड्ढे से रोशनी को प्रवेश करना फर्श की तुलना में आसान होगा। व्यक्ति उसे गड्ढा खोदना रोकने के लिए कहता है। वो लड़के से कहता है कि वो भूखा है और उसने कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसे बेकार प्रयास करना बंद करना चाहिए, अन्यथा वो बेहोश हो जाएगा। लड़का कहता है कि वो बेहोश नहीं हो सकता क्योंकि उसे अच्छी नींद मिल रही है। खाना नहीं होते हुए भी अच्छी नींद का क्या मतलब है? व्यक्ति उसे एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है और वह उसे पकड़ता है और सारी कुशलता से खा जाता है। वो खाना खाते समय लगभग घुट जाता है और व्यक्ति उसे पानी फेंकता है। उत्साहित और खुश आदमी उससे कहता है कि बाहर आकर आराम करो, लेकिन जब वो मना कर देता है तो वो उसे तलवार फेंकता है। आदमी उससे पूछता है कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है जब वो स्थिति को सुधारने में सबसे अच्छा कर सकता है। वो मानता है कि ये उसकी जगह नहीं है मदद करने की और वो मुश्किल से ऐसा कर सकता है। आदमी खुद को स्की के रूप में परिचय देता है और इस लड़के से उसका नाम पूछता है, लेकिन लड़का कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है, हर कोई उसे जो चाहे बुला सकता है। तो स्की उसे जो चाहे बुला सकता है। स्की भी अपनी तलवार निकालता है और लड़ने लगता है। लड़का सोचता है कि स्की क्या कर रहा है और क्या स्की उसे लड़ना सिखाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अकेले
कितने मॉन्स्टर से लड़ सकता है। स्कीयर उसे बताता है कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। लड़का भी महसूस करता है कि वो स्कीयर के खिलाफ लड़ नहीं सकता और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्कीयर सोचता है कि उसने पहले तलवार क्यों ली। स्कीयर आखिरकार लड़ाई को रोकता है और कहता है कि वो नहीं जानता था कि अंत इतना सुखद होगा। लड़का पूछता है कि उसे कैसे पता है कि वो फिर से लड़ना नहीं चाहता। लड़का कहता है कि वो अभी भी स्कीयर से लड़ना चाहता है, लेकिन स्कीयर उसे सूचित करता है कि ये उसकी लाइफ का अंत है। वो आगे बताता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है और उसने डार्कनेस के किंग से किंगडम का नेतृत्व लेने के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उसने सोचा कि चीजें वैसे नहीं चल रही हैं जैसे उन्हें चाहिए। हालांकि वो डार्कनेस के किंग को हरा नहीं सका और वो कमजोर हो गया था, इसलिए वो मरने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रहा था। और उसे नहीं पता था कि उसे उस युवा लड़के के साथ इतना ब्लिसफुल अंत मिलेगा। वो अपनी तलवार उस लड़के पर फेंकता है और कहता है कि उसने उसे अगला प्रिंस ऑफ डार्कनेस और किंग चुना है। वो उसे शहर जाने और अपने मैंशन का दौरा करने के लिए कहता है, और जो भी उसे वो तलवार दिखता है वो उसे मान्यता देगा। लड़का जाने से मना कर देता है, लेकिन वो कहता है कि उसने उस लड़के में अपना छोटा रूप देखा है। वो उसे बताता है कि दुनिया वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए और उसे किसी की जरूरत है जो उसकी मदद करे दुनिया बदलने में। वो उसे ये भी बताता है कि उसके क्वार्टर में एक महान नाइट है जिसका नाम वालिस है। यदि वो खुद को महान साबित करता है तो वालिस उसका पालन करेगा। इसके अलावा वालिस जो चाहे उसके लिए वफादार है, और अगर वालिस उसके साथ जाने की पेशकश करता है तो वालिस उसे दुनिया के अंत तक पालन करेगा। स्कीयर मर जाता है और युवा लड़का अकेले शहर के लिए यात्रा करता है। इस बीच वाइट्स का किंगडम भी वायलेंस से पीड़ित है। डार्कनेस के किंगडम से वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स को उन्हें मारने के लिए भेजा गया है, और उनकी सभी सेनाओं सहित लाइट की क्वीन, क्वीन आयरिस और मेज और नाइट सीमा फूस के प्रमुख और कुछ अन्य प्रमुख वॉरियर्स लड़ाई में शामिल होते हैं। वे रूइंस के प्रोटेक्टर से समर्थन मांगते हैं। जैसे ही वॉर खत्म होता है, फ्यूज घर लौटता है और अपने छोटे भाई थियो से मिलता है, जो उसे देखकर उत्साहित होता है। और शिमा अपने सभी वॉरियर्स को प्रेरित करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें आराम करना चाहिए और अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। वो छोड़ देती है और फ्यूज से मिलती है और वे आयरिस के बारे में बात करने के लिए घर में प्रवेश करते हैं। फ्यूज शिमा से पूछता है कि क्या उसने अपने सिर पर टियारा से अपनी पावर्स ली है, और क्या वो सोचती है कि आयरिस अपने पावर्स से डार्कनेस के किंग को हरा सकेगी। वे मानते हैं कि वो शक्तिशाली है, लेकिन वो खुद को एग्जॉस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो अपनी जान गंवा सकती है। फ्यूज शिमा को सलाह देता है कि वो इस बातचीत को पब्लिक में न करे, क्योंकि ये क्वीन के लिए बदनामी हो सकती है। साथ ही आयरिस के सेवक उसे वॉर के बाद देखते हैं और देखते हैं कि वो वीक और थकी हुई दिखती है। वे पूछते हैं कि क्या उसने अपनी पावर्स एग्जॉस्ट कर ली है और उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो नींद नहीं पा सकती, इसलिए वो प्रोजेनिटर रूइन पर मदद और सुरक्षा मांगने जाती है। शर्मा उससे मिलने आता है। आयरिस शिमा को बड़ी बहन कहती है और खुलासा करती है कि सीमा के खिलाफ लाइट की क्वीन के लिए प्रतिस्पर्धा करने से पहले वो और शिमा एक साथ ट्रेनिंग करते थे, और शिमा उनमें से एक थी जिन्होंने उन्हें मजबूत बनने में मदद की। शिमा आयरिस को याद दिलाती है कि अब वो किंग है और वह जिसने उनके बीच की लड़ाई जीती है, इसलिए वो निश्चित है कि वो इस पद की हकदार है। वो आयरिस से पूछती है कि क्या वह रिमेंबर्स द लास्ट क्वीन ऑफ लाइट और स्माइलिंग उनके फेस का जब उन्होंने वॉचेड द कंपटीशन। वे दोनों एडमिट करते हैं कि क्वीन ऑफ लाइट की मेमोरीज फेडिंग हो रही है, और वे सभी होप करते हैं कि वॉर जल्दी एंड हो और किंग ऑफ डार्कनेस का माइंड चेंज हो जाए। आयरिस कहती है कि उन्हें पता है कि जब नेक्स्ट किंग ऑफ डार्कनेस आएंगे तो वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाएगा, लेकिन शीमा उनसे पूछती है कि क्या वे अब भी सोचती है कि नेक्स्ट किंग ऑफ डार्कनेस के आने तक वे अलाइव रहेंगी। आयरिस रिवील करती है कि उन्हें अलाइव रहने या न रहने की परवाह नहीं है। वे होप करती है कि एक दिन वर्ल्ड सभी के लिए सेफ बन जाए। बाद में यंग बॉय किंगडम में आता है और स्कीयर द नाइट के मिशन के बारे में पूछता है। दरवाजे पर मिले नाइट ने उससे पूछा कि वो कहां से मिली है तलवार, और समझाने से पहले ही नाइट फाइट शुरू कर देता है। वो तुरंत डिस्कवर करता है कि नाइट वालस हो सकता है, और उसने नाइट से पूछा कि क्या वो वालस है। वालस अपने नाम को एडमिट करता है और स्किर्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि स्किर्स मर चुका है। वालस वायलेंट हो जाता है और बॉय पर अटैक करता है और बॉय गिर जाता है। वो नजदीक जाता है और कहता है कि वो जानता है कि बॉय ने स्कीयर को नहीं मारा होगा, क्योंकि बॉय वीक है। बॉय खुद को डार्कनेस का प्रिंस और नेक्स्ट किंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वालिस उस पर हंसते हुए पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो ये सब कर सकता है
जबकि वो खंडहरों में है। लेकिन बॉय साहसपूर्वक कहता है कि वो ये कर सकता है, भले ही वो खंडहरों में हो, क्योंकि वो अपनी शक्तियों और क्षमताओं को जानता है। बस उस पर विश्वास करता है और उसे फॉलो करने का प्रॉमिस करता है। वह भी उसे स्कार के क्वार्टर्स में छोड़ देता है। किंगडम ऑफ व्हाइट में गार्ड अनाउंस करता है कि उनके वेस्टर्न गेट पर बॉल द्वारा अटैक हो रहा है। आयरिस शीमा को कहती है कि दूसरे मैजेस को फाइट करने के लिए संपर्क करें और फ्यूज को ऑर्डर करती है कि वे नाइट्स को बैटल में ले जाएं। शीमा अपने ताज का उपयोग करके सभी मैजेस को संपर्क करती है जो उसकी वार्निंग को प्राप्त करते हैं और फाइट के लिए जागते हैं। वे अपनी पोजीशंस की ओर बढ़ते हैं। बॉल आयरिस से फाइट करने के लिए तत्पर रहता है और पूरे सिटी में उसे देखता है। जब वो कुछ मैजेस को देखता है तो उन्हें डराने के लिए कहता है कि वे अपने जीवन को खतरे में डालकर आयरिस को उसके पास भेज दें। वे अपने मैजिक्स उसे लगाते हैं, लेकिन उनके कोई अटैक उस पर असर नहीं करते। वो पहले उन पर फाइट करता है। जहां वे रह रहे थे वो पूरे छत को नष्ट कर देता है। वहां से निकलकर कुछ नाइट्स को देखता है जो फ्यूज के नेतृत्व में है। वो उनसे मिलता है और फिर से कहता है कि वे अपनी जान न गंवाएं और आयरिस को लाएं। वे उत्तर देने से इनकार करते हैं और तीर फेंकते हैं। वो उन पर कदम रखने वाला होता है जब लॉर्ड एलांचा उनके पक्ष से लड़ने के लिए प्रकट होते हैं। वे एलांचा की सराहना करते हैं और कहते हैं कि वे सिटी में वापस आकर अन्य गांव वालों को सुरक्षित करेंगे। जब बॉल एलांचा को देखता है वो पहचानता है कि एलांचा एल्वस का हेड है जो 3 अलग अलग स्पिरिट्स को कमांड करता है, फायर, वाटर और अर्थ। एलांचा अपने स्पिरिट्स को फाइट करने का आदेश देता है और बॉल उनके अटैक्स का इंतजार करता है। जब वे अटैक करते हैं बॉल उनकी सराहना करता है कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। वो अपना अटैक करने की कोशिश करता है और जब एलांचा उसकी क्षमता देखता है वो स्पिरिट्स को वापस लौटने का आदेश देता है। वो महसूस करता है कि बॉल उसकी कल्पना से भी मजबूत है और वो पसीना बहाता है और सोचता है कि वो कैसे बचेगा। सौभाग्य से वो आयरिस को देखता है। आयरिस दीवार के पास खड़ी होती है और अपने कुछ नागरिकों को मृत देखती है। आखिरी जीवित नागरिक उसके लिए प्रार्थना करता है और वो फाइट के लिए आगे बढ़ती है। वो बॉल को चेतावनी देती है कि अगर वो उससे फाइट करती है तो उसे रहने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन बॉल भी उसके सभी अटैक्स के लिए तैयार रहता है। इस बीच एफ का रास्ते में किंगडम की ओर 2 मर्दों का सामना होता है और वो मानता है कि वे ब्लैक्स के किंगडम के नाइट्स हैं। वो उनसे पूछता है कि वे कायर क्यों हैं और वे बॉल के लड़ने का उपयोग करते हुए उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं कि वे नाइट्स नहीं हैं और सिर्फ भगोड़े हैं जो एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। वो उनसे तलवार छोड़ने के लिए कहता है और वे ऐसा करते हैं। वे उसके सामने घुटने टेकते हैं और अचानक डार्कनेस की शक्ति उन्हें घेर लेती है उनसे और वे अपनी तलवारें वापस ले लेते हैं। फ्यूज उनमें से एक को मार देता है और वो आदेश देता है उसके नाइट्स को बाकी से लड़ने के लिए आयरिस को बाल के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, जो भी बहुत मजबूत है। वो अपने सभी पावर्स को एग्जॉस्टेड करने का फैसला करती है, लेकिन अलनेस उसे क्या परिणाम हो सकता है कि चेतावनी देता है। वो खुद को रोकती है और बाल खुद को शर्मिंदा महसूस करता है कि वो उसके बिना पूरी एनर्जी के साथ लड़ रहा है और वो उम्मीद करता है कि वो वापस आएगा जब वो वास्तव में लड़ने के लिए तैयार होगी। ब्लैक किंगडम में बस डार्कनेस के राजा से मिलता है, हालांकि राजा आसपास नहीं है। उस दिन किंगडम ऑफ व्हाइट में हमलों का नेतृत्व करने वाला नाइट रिपोर्ट देने आता है और वो रिपोर्ट करता है कि उन्हें लड़ाई रोकनी है। वो शिकायत करता है कि उसने उस दिन एक नाइट खो दिया और उसे नहीं लगता कि ब्लैक के लोग सिर्फ सैवेजेस हैं जो किसी से भी लड़ सकते हैं। वलास के जवाब देने से पहले डार्कनेस का राजा आता है और नाइट को मार देता है। जब वो बैठता है वलास उसे बताता है कि उसे खुद को ब्लड लेने से अपवित्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर राजा चाहता तो वो आदमी को मार देता। राजा कहता है कि कोई कारण नहीं है कि ब्लैक का किंगडम पृथ्वी पर रहे और व्हाइट का किंगडम स्वर्ग में रहे। दोनों किंगडम दुनिया में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते और वो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि व्हाइट का किंगडम अब और एग्जिस्ट नहीं करता और दुनिया डार्कनेस से भर जाती है। बस ये मान लेता है कि राजा सही है, लेकिन कहता है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर वे लोग खोते रहेंगे तो उनके पास भी एक समस्या होगी, जो कि अहंकार का राजा बाल है। वलास घर लौटता है और युवा लड़के से मिलता है जो डार्कनेस का प्रिंस है। डार्कनेस का प्रिंस उससे पूछता है कि वो कहां से आ रहा है और वो कहता है कि वो डार्कनेस के राजा के महल से आ रहा है। प्रिंस ने मान लिया था कि वलास केवल उसके प्रति वफादार है, लेकिन वलास बताता है कि वह राजा और उसके सक्सेसर्स के प्रति वफादार है और उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी उसके प्रति वफादार है। प्रिंस वलास से कहता है कि वो तलवार से ट्रेनिंग करना चाहता है और लड़ना सीखना चाहता है। वो दावा करता है कि अगर वो वलास को डिफीट नहीं कर सकता तो उसे राजा बनने का हक नहीं है, लेकिन वलास उसे बताता है कि लड़ाई उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है,
बल्कि उसे पढ़ना है। वलास उसकी टेबल पर कुछ किताबें लाता है और उसे पढ़ने को कहता है। उससे पूछता है कि वह राजा कैसे बनना चाहता है अगर वो एक लड़के के फार्मिंग और अन्य चीजें नहीं सीखता, और अगर वो अपने लोगों को भूखा रखना चाहता है। वो प्रिंस से यह भी कहता है कि अगर वो राजा की डिग्निटी चाहता है तो उसे अपने शब्दों को भी पॉलिश करना होगा। वो प्रिंस को भी ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है और उसे बताता है कि अन्य सक्सेसर्स सिंहासन के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसे आउटस्टैंडिंग बनना होगा अगर वो सिंहासन चाहता है। वे अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और प्रिंस काफी तेजी से सीखता है। दूसरी ओर जंगल में ग्रे ग्रीन डेमनस लेडी ग्रोसा अपने नाइट्स के साथ चल रही है। वो प्रिंस की तलाश कर रही है और खोज से थक गई है, ये सोचते हुए कि प्रिंस ऐसा स्थान पर क्यों होगा। वो आराम करने के लिए रुकती है और अचानक कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। नाइट्स मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है और अकेले लड़ने जाती है। वो एक हमले से उन्हें हरा देती है और उसके सभी नाइट्स उसकी प्रशंसा करते हैं। वो प्रशंसा में व्यस्त होती है तो एक और मॉन्स्टर उस पर आता है। मॉन्स्टर उसके लिए बहुत पास है कि वो खुद को बचा सके और उसे नहीं पता कि क्या करना है। अचानक प्रिंस आता है और मॉन्स्टर को मार देता है। वो अपना परिचय प्रिंस के रूप में कराता है और वो सोचती है कि प्रिंस इतना दूर स्थान पर क्यों है। वो उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और फॉरेस्ट उसके घर से बहुत दूर नहीं है। चूंकि उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, वो जाने की कोशिश करता है। ग्रोसा उसकी सुंदरता से इतनी मुग्ध होती है कि उसके नाइट्स को उसे वापस हकीकत में बुलाने के लिए समय लगता है, इससे पहले कि वो याद करती कि वो उसकी तलाश कर रही थी और उसे कुछ बताना चाहती थी। वो उसे वापस बुलाती है और पूछती है कि क्या वह उसे देख सकती है, और वे बात करते हैं। वो उसे एक प्रतियोगिता के बारे में बताती है उसके और अन्य सक्सेसर्स के बीच, और कहती है कि अगर वो जीतता है तो उसे असली प्रिंस माना जाएगा और उसके पास महान तलवार होगी। ब्लैक्स वो स्कीर से मिली तलवार को देखता है और ग्रास सोचता है कि क्या उसका तलवार से कोई विशेष लगाव है। किसी भी तरह से वो व्हाइट किंगडम की लड़ाई में शामिल होने की योजना बनाता है। आइरिस लौटती है और अपने राज्य को खंडहरों में देखती है। वो घायल लोगों के लिए मदद बुलाती है और शिमा आती है। शिमा उसे सूचित करती है कि जब फ्यूज और नाइट्स शहर की रक्षा के लिए लौटे तो उन्हें ब्लैक्स राज्य के मानव योद्धाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी हार हो गई। आइरिस अपने महल में बिछड़ी रहती है, सोचते हुए कि उसके कंधों पर कौन सी जिम्मेदारियां डाली गई हैं और वो उन्हें कैसे संभालेंगी। शिमा उसे बार बार ध्यान में लाती है और वो जवाब देने से पहले ही कहती है कि वो विचारों में खोई हुई है और उससे पूछती है कि वह क्या सोचती है। वो ये भी कहती है कि ये हो सकता है कि पूर्व रानी भी विचारों में खोई हुई थी जब उन्होंने सोचा कि वो शांतिपूर्ण दिख रही है। शिमा उसे सूचित करती है कि वो नष्ट शहर के पुनर्निर्माण को संभालेंगी और आइरिस उसे अच्छी तरह से करने को कहती है। शिमा के चले जाने पर आइरिस पूर्व रानी के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि जब वे छोटे थे, पूर्व रानी जल्दी उठकर शहर के पास खड़े होकर वाइट्स के राज्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक सुबह शिमा उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी जल्दी उठने वाली है। शिमा कहती है कि वो जल्दी उठने वाली नहीं हो सकती क्योंकि उसे सोना पसंद है, और आइरिस उसे याद दिलाती है कि उसके पास बहुत अधिक जिम्मेदारी है और उसे अपने भाइयों थियो और फ्यूज का ख्याल रखना है। शिमा हंसती है कि वे उसके लिए पर्याप्त जिम्मेदारी है और वह उन्हें आइरिस को दे देगी यदि वह चाहती है। वे हंसते हैं और आइरिस शिमा से पूछती है कि क्या वह जानती है कि लाइट की रानी होने का क्या मतलब है। शिमा कहती है कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आइरिस सोचती है कि लाइट की रानी का बोझ और जिम्मेदारी क्या है। वे वापस अपने क्वार्टर्स लौटते हैं जहां वे लाइट की रानी को देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो कितनी अनुग्रहपूर्ण दिखती है, और वे दोनों अपनी लड़ाई और प्रतिस्पर्धा को लेकर उत्साहित होते हैं। वे दोनों आशा करते हैं कि वे अपनी लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ देंगे, लेकिन आइरिस चिंतित दिखती है। शिमा उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी क्षमता पर संदेह है या स्थिति उसे डराती है, लेकिन आइरिस कहती है कि नहीं। वो सवाल शिमा को लौटाती है, जो स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि जिम्मेदारी उसके लिए बहुत ज्यादा होगी और रानी का होना कठिन लगता है। रानी को महल में रहना चाहिए और उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। शिमा को नहीं लगता कि उसके पास इतना नीरस जीवन शैली के लिए क्षमता है, लेकिन आइरिस कहती है कि ये उतना नीरस नहीं हो सकता और वे नहीं जानते कि उनकी रानी कभी कभी बाहर जाती है। शिमा इस पर सहमत नहीं होती और वे बाहर जाते हैं। शिमा पूछती है कि क्या आइरिस उस शाम उसके घर डिनर पर आएगी और कहती है कि फ्यूज को डिनर का इंतजार है क्योंकि उन्हें बहुत समय हो गया है जब उन्होंने साथ खाना खाया। वे जंगली सब्जियां काटने जाते हैं और उन्हें शिमा के घर ले जाते हैं जहां वे खाते और आनंद लेते हैं। खाने के बाद आइरिस उन्हें खाने के लिए धन्यवाद देती है और थियो पूछता है कि क्या वह फिर से आएगी। वे इसके बारे में मजाक करते हैं और फ्यूज आइरिस को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में आइरिस फूड के लिए उसका धन्यवाद करती है और वह भी कहता है कि ये वेल डिजर्व्ड है क्योंकि वह उनके लिए सब्जियां लाती है। वो उसे याद दिलाती है कि वे जंगल में सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन वो उसे अपनी सब्जियां बताती है जो जंगल की सब्जियों से मीठी होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि रानी की जिम्मेदारी क्या होती है, और वो कहता है नहीं, लेकिन दावा करता है कि उसकी जिम्मेदारी नाइट के रूप में रानी की रक्षा करना है। अगले दिन आइरिस राज्य के चारों ओर घूमती है और कुछ राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बच सकती, इसलिए वो उनसे लड़ती है और जीतती है। अचानक वो लाइट की देवी की आवाज सुनती है जो उसे बताती है कि लाइट की रानी सबसे छोटी संतान है और उसे उस दिन अकेलेपन की यात्रा पर जाना चाहिए। आइरिस वादा करती है कि वो किसी भी कीमत पर उस यात्रा पर जाएगी। दूसरी ओर बास राजकुमार को सूचित करता है कि उसे उस प्रतियोगिता में लड़ना होगा। उनके फैमिली डॉक्ट्रिन के अनुसार वो राजा के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि राजकुमार जीतेगा और वह राजकुमार पर विश्वास करता है। कंपटीशन शुरू होता है और ग्रोसा अनाउंसेस करती है कि कंपटीशन सभी राजकुमारों और राक्षसों के बीच एक युद्ध से शुरू होगा और आखिरी 2 राजकुमारों की एक ड्यूअल होगी। वे राक्षसों को छोड़ते हैं और लड़ाई के दौरान राजकुमार एक अन्य राजकुमारी की मदद करता है ताकि वह न मरे। अन्य लोग आश्चर्य करते हैं कि वो कंपटीशन में किसी की मदद क्यों करेगा, लेकिन वो कहता है कि ये केवल इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह मरे। वो लेडी उसके काइंड जेस्चर्स को अप्रिशिएट भी नहीं करती और उसे छोड़ने के लिए कहती है। फाइट कंटिन्यूज होती है और एक अन्य महान राक्षस आता है जिसे केवल राजकुमार ही मार सकता है। अंततः राजकुमार अन्य राजकुमार एडेल के साथ क्वालिफाई कर जाता है। एडेल ड्रेसिंग रूम में अगले फाइट की एंटिसिपेशन में राजकुमार के पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है कि उसने उस लड़की को क्यों बचाया। राजकुमार रिवील्स करता है कि ये इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह मरे। एडेल उसे बताता है कि अगर वो डार्कनेस का किंग बनना चाहता है तो उसे लोगों के मरने से कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। राजकुमार इंसिस्ट करता है कि अगर राजा बनने का केवल यही तरीका है तो वो किसी और तरीके को ढूंढेगा। कंपटीशन का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और वो एडेल को हराता है। हालांकि वो एडेल को नहीं मारता है और एडेल उससे गुस्से में पूछता है क्यों। एडेल फिर से अपनी तलवार उठाता है और लड़ाई जारी रखता है। ये घोषणा करता है कि अगर उसे राजा को मारने का मौका मिलता है तो वो बिना सोचे समझे करेगा। दुर्भाग्य से उसे कोई मौका नहीं मिलता और राजकुमार लड़ाई जीतता है। वो ब्लैक की महान तलवार लेता है और एडेल और ग्रोसा के साथ बाहर निकलता है। एडेल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वे फ्रंट में वेलिस को देखते हैं। वेलिस को कंपटीशन की रिपोर्ट पूछने की भी जरूरत नहीं है। एडेल वेलिस से पूछता है कि वो क्यों आया है और वेलिस उन्हें बताता है कि उसके पास राजा से उनके लिए एक संदेश है। क्वालिफाइड सक्सेसर्स को राजा के लिए किंगडम ऑफ वाइट में एक मैसेज देना है। इस बीच राजकुमार के पास भी वही सवाल है जो आइरिस के मन में है। वो बार बार अपने आप से पूछता है कि ब्लैक्स का राजा का काम क्या है। आइरिस अपनी तलवार लेती है और अपने राज्य को देखने जाती है। वे किंगडम ऑफ वाइट की यात्रा शुरू करते हैं और वे एक ऐसी बोट लेते हैं जो आसमान में उड़ रही है। बोट राइडर्स भी उनकी जर्नी को आसान नहीं बनाते क्योंकि वे लगातार बात करते रहते हैं कि उनके लिए किंगडम ऑफ वाइट तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है और कैसे उनकी बोट जादू से उड़ सकती है जो उन्हें जादूगर बना देता है। चूंकि शिप में खिड़की भी नहीं है, अतिथि ग्रोसा, एडेल और राजकुमार ऊपर बोट पर रहते हैं ताकि वे अपनी यात्रा को करीब से देख सकें। जब वे लगभग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, ग्रोसा वंडर्स करती है कि मिशन कैसे जाएगा और क्या वे पत्र डिलीवर कर सकते हैं। वो उन्हें बताती है कि भले ही दुनिया में केवल ये 2 राज्य हैं, राज्य युद्ध में है और ये चाहे जितना भी लगे कि वे दोस्त नहीं हैं, इसलिए ये इनसेन होगा कि वे प्रेटेंड करें। वो राजकुमार से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो मैसेज डिलीवर कर सकेगा और राजकुमार कहता है कि भले ही उसे लगता है कि वो सक्षम नहीं है, वो सोचता है कि वो एक एनवॉय का काम कर सकता है और पत्र डिलीवर कर सकता है। एडेल इंटरफियर्स करता है। वो राजकुमार से कहता है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है और वो समवॉट भी शर्मीला है, तो उसे क्यों लगता है कि वो मैसेज डिलीवर कर सकता है। राजकुमार महसूस करता है कि वो ऐसा कर सकता है और एडेल उसे याद दिलाता है कि दोनों राज्यों के बीच युद्ध है। वो ऑफर्स करता है कि चूंकि वो कम्युनिकेशन में बेहतर है और युद्ध का कम्युनिकेशन कैसे जाएगा ये निर्धारित करेगा कि वे घर लौटेंगे या नहीं, तो वो राजदूत बनने की पेशकश कर रहा है जबकि राजकुमार उसके गार्ड का नाटक करेगा। ये तीनों के लिए एक शानदार विचार लगता है और राजकुमार उसके सेल्फलेस एफर्ट्स के लिए उसकी सराहना करता है। वे किंगडम ऑफ वाइट में पहुंचते हैं और फ्यूज उनका स्वागत करते हैं। वो उन पर अपनी तलवार निकालता है और राजकुमार भी अपनी तलवार निकालता है। एडेल इंटरफियर्स करता है और फ्यूज से राजकुमार के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वो फ्यूज से कहता है कि वे केवल एक लेटर डिलीवर करने के लिए वहां हैं, मैसेज टू देयर क्वीन,
और डू नॉट मीन टू कॉज एनी ट्रबल फ्यूज वंडर्स एगर वह ऑब्लाइज है टू कलेक्ट द लेटर उनसे, और वे ट्राई टू बेग फ्यूज की उनकी क्वीन को इन्फॉर्म किया गया था उनकी विजिट से पहले, और वे मीन नो हार्म। वह बेग करता है फ्यूज को अपने वेपन्स ड्रॉप करने के लिए, पार फ्यूज रिफ्यूज करता है और क्लेम करता है कि ब्लैक्स के लॉग कावज है जो कुछ भी करेंगे अपने मनचाहा पाने के लिए। एडेल ट्राइज टू कन्विंस फ्यूज बाय कह रहा है कि वे सब ऐसे नहीं है ब्लैक्स के किंगडम में, और इवन नागरिक भी सफर कर रहे हैं अपने ईगोइस्ट किंग के बिहेवियर से, जो सोचता है कि उसके पास दुनिया है अपने हाथ में, वे कुछ नहीं कर सकते, वह अपने नागरिक को भी मार सकता है, लेट अलोन वाइट्स के लॉगॉन को। एडेल भी कहता है अगर किंग मर जाए और दूसरा किंग ले ले तो दुनिया ज्यादा पीसफुल हो जाएगी सबके लिए जीने के लिए। फ्यूज सोचता है कितने हेल्पलेस नाइट्स द जो उन पे अटैक किया। वह कंसिडर करता है कि लॉग हेल्पलेस है, पार डिक्लेयर करता है कि जो कुछ भी ब्लैक्स के लॉगॉन के साथ हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं और वे उससे एंजॉय कर सकते हैं। वह इवेंचुअली लेटर कलेक्ट करता है एडेल से और उससे आयरिस को भेजता है, जबकि वह रिफ्यूज करता है एडेल और प्रिंस को पैलेस में फॉलो करने के लिए। एडेल कीप्स ट्राइंग टू कन्विंस हिम विद वर्ड्स और इवेंचुअली एडेल जीत जाता है उससे और वह उन्हें इन्वाइट करता है। वह उन्हें कहता है कि अपने वेपन्स पैलेस के सामने ड्रॉप करें और वह उन्हें अंदर ले जाता है, जबकि वे रास्ते में मरमर करते रहते हैं। वह उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि वे गेस्ट्स हैं और उन्हें सही रहना होगा। वह भी उन्हें कहता है कि वे सबसे ऑफिशियली बात करेंगे इंक्लूडिंग क्वीन। फ्यूज पूछता है एडेल से कितने दिन वे वहां रह सकते हैं और एडेल कहता है कि वे 10 दिन लीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी नेगोशिएशन कैसे जाती है, या उन्हें अगले दिन लीव करना होगा क्योंकि वह जानता है नेगोशिएशन इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इवेंचुअली वे आयरिस से मिलते हैं, वह प्रिंस को देखती है और अगर वह गार्ड के रूप में डिस्गाइज्ड है, वह और भी कुछ डिफरेंट फील करती है उसके बारे में। वह उन्हें बताती है कि उसने लेटर पढ़ी जो उनके किंग ने भेजी है और किंग 2 कंट्रीज को ज्वाइन करने का कह रहा है और बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वह फील करती है कि अगर बॉल इवेंचुअली लीव करेगा तो किंग अपनी सब वांट फॉर ब्लड उसके किंगडम पार डाल देगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। वह एडमिट करती है कि बॉल 2 किंगडम्स को डिस्टर्ब कर रहा है और उन्हें एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए, पार वह नहीं सोचती जॉइनिंग हैंड्स विद ब्लैक्स बेस्ट आइडिया है। प्रिंस इंटरफियर करता है और उससे कहता है कि वाइट्स पार वो टैब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक प्रेजेंट किंग सीट छोड़ नहीं देता। एडेल शॉक होता है कि उसने ऐसा कहा, पार एडेल को उसके लिए कवर अप करना पड़ता है, तो वह कहता है कि प्रेजेंट किंग ने कई साल गुजारे हैं और रिजाइन करने का प्लान कर रहा है, तो वाइट्स पार शांति होगी जल्दी। जब मीटिंग खत्म होती है, फ्यूज उन्हें उनके रूम ले जाता है और उन्हें गेस्ट के रूप में रहने के लिए कहता है। उससे पहले कि वह लीव करता, प्रिंस उससे पूछता है कि आयरिस किस तरह का इंसान है। पार फ्यूज फील करता है कि क्वेश्चन इनसेन है और वॉर्न करता है प्रिंस को कि आयरिस का नाम कभी अपने मुंह से मेंशन ना करे। उसके लिए वह अपोलोजाइज करता है और वे अपने रूम कंटिन्यू करते हैं। जब की शिप वापस घर आता है और राइडर्स वंडर करते हैं अगर एनवॉय सेफली वापस आया। वे क्लेम करते हैं कि उन्होंने अस्यूम किया था कि वाइट्स उन्हें टूरेंट मार डालेंगे। जब वे वहां पहुंचे, पार वे सोचते हैं एडेल की स्वीट माउथ नेगोशिएशन को फाइन करेगी। कोई ग्रोआ को मैसेज भेजता है कि वालिस ने उससे विजिट करने के लिए कहा, जैब वह सिटी लौट आएगी। वह वालास को विजिट करती है और अपने रास्ते में कुछ लोग उससे देखते हैं और उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि वह किसी को भी अपने आसपास देखती है और वे श्योर है कि उससे बुलाया गया है डीमन से मैच करने के लिए, जो उन्हें जल्दी अटैक करने का प्लान कर रहा है। रूम में प्रिंस एडेल से पूछता है कि उसके साथ क्या गलत है। पार एडेल क्वेश्चन प्रिंस पार डायरेक्ट करता है। वह पूछता है कि प्रिंस उनके न्यू जीतों में क्यों इंटरफेयर कर रहा है और उससे कहता है कि वाइट्स के लोग उन्हें लाइक नहीं करते और वे बिलीव करते हैं कि ब्लैक्स हमेशा फॉल्ट पे होते हैं, तो प्रिंस उन्हें टॉन्ट नहीं कर सकता। प्रिंस डिफर करने की कोशिश करता है, जैसा कि वह क्लेम करता है कि आयरिस डिफरेंट है और उसने उससे देखा है। पीस लविंग पर्सन दी अगले दिन आयरिस कॉल्स एक मीटिंग विद देम और उन्हें बताती है कि उसने उनके मैसेज के बारे में सोचा है, लेकिन उसके पास एक सवाल है। वो कहती है कि वो सवाल प्रिंस से पूछना चाहती है, जो एडेल को चौंकाता है और वो आयरिस को बताता है कि प्रिंस सिर्फ एक गार्ड है। आयरिस इंसिस्ट करती है कि वह उससे सवाल का जवाब चाहती है और वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ब्लैक अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं। उसके सलाहकार उसे चेतावनी देते हैं कि ये सवाल एक गार्ड से नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो उससे जवाब देने के लिए कहती है। इसलिए प्रिंस उसे बताता है कि ब्लैक को बॉल ने प्रभावित किया है, उसने कई लोगों को मारा है और उसे लगता है कि अगर उनका अलायंस बनता है तो ये और डेथ्स को रोक देगा, इसलिए वे समर्थन में है। अगले दिन वो फिर से मीटिंग बुलाती है और वह अलायंस डील को स्वीकार कर लेती है। फ्यूज पैलेस में खड़ा रहता है और आयरिस की खाली सीट को देखता है। वो ब्लैक्स के किंगडम में लड़ाई में शामिल होने के लिए चली गई है और उसे वहां शहर की सुरक्षा के लिए छोड़ गई है। उसी समय सीमा आती है और पैलेस के अंदर जाती है और रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट देने की कोशिश करती है,
जिसे वह देखने गई थी। लेकिन वो देखती है कि आयरिस अपनी चेयर में नहीं है। वो फ्यूज से पूछती है कि आयरिस कहाँ है, और वह उसे बताता है कि आयरिस ब्लैक्स के किंगडम में चली गई है। वो उसे वो लेटर देता है जो उसने एडेल और प्रिंस से प्राप्त किया था, और जब वो इसे पढ़ती है तो वो प्रकट करती है कि लेटर के एक हिस्से ने दिखाया था कि दूत को व्हाइट के किंगडम में तब तक बंधक रखा जाना चाहिए जब तक आयरिस वापस नहीं आ जाती, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि ब्लैक्स आयरिस को सुरक्षित रूप से छोड़ देंगे। परिणाम स्वरूप फ्यूज सीमा को बताता है कि वो पैलेस में रहकर पैलेस की सुरक्षा कर रहा है अगर एडल और प्रिंस कोई बुरा कार्य करना चाहते हैं। वो ये भी रिपोर्ट करती है कि रिकंस्ट्रक्शन काफी अच्छी चल रही है। फ्यूज उसे बताता है कि उसे लगता है कि दूत का कोई बुरा मतलब नहीं है और वे केवल आराम कर रहे हैं। सीमा दूतों से मिलने के लिए उत्साहित है, लेकिन वो कहती है कि वो थकी हुई है, इसलिए वो एफ से पूछती है कि वह उन्हें एक दूसरे से बाद में मिलवाए। बाद में ब्लैक के किंगडम में आयरिस अराइव्स और उड़ान भरती है। एक व्यापारी अपने ग्राहक को बेचता है और ग्राहक के जाने के बाद उसे शहर के आसपास कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि उस दिन कुछ बुरा होना चाहता है, और लगभग उसी समय वो देखता है कि आयरिस आकाश में उड़ रही है, और वो अपनी पत्नी को दुकान बंद करने के लिए कहता है क्योंकि ये बेहतर है कि वे उस स्थिति में न हो। ब्लैक्स के लोग अपने नाइट्स और मेजर्स के साथ, जो ग्रोसा और वालिस द्वारा निर्देशित है, बॉल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं है कि आयरिस के साथ नेगोशिएशन सफल है या नहीं, और वे नहीं जानते कि वे जीत सकते हैं। फिर भी वालिस अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है कि बॉल, ईगोइज्म का राजा, जो दो दुनियाओं के बैलेंस के आदेश को परिभाषित करता है, फिर से आया है, और जैसा कि वो आमतौर पर करता है, वो उनके पूरे शहर को विम्सिकली नष्ट कर देगा और वह उनमें से अधिकांश को मार डालेगा। उसके पास युद्ध का कोई कारण नहीं है और वो नष्ट करने का आनंद लेता है, इसलिए वे उसका मुकाबला करने और अपने शहर को बचाने के लिए बाध्य हैं। वो स्वीकार करता है कि ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने शहर के लिए लड़ें, और वे ऐसा करेंगे। युद्ध शुरू होता है और कुछ ब्लैक मॉन्स्टर्स को बॉल की ओर भेजा जाता है। वे उसे मारते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से उन्हें दूर फेंकता है और उन्हें बताता है कि वे उसके जैसे किसी के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। वो भी ग्रोसा और उसके मेजेस का सामना करता है। ग्रोसा उस पर तीर चलाती है और उसके धातु के शरीर से सारे तीर टूट जाते हैं। वो डरती है, लेकिन खुद को ठीक होने का प्रोत्साहन देती है और अपने मेजेस को अगली तीरों की बारिश करने के लिए कहती है। बॉल उन पर हंसता है और कहता है कि ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें उसे नहीं भेज सकती। वो उस इमारत को नष्ट करने जाता है जिस पर वे खड़े हैं, लेकिन ग्रोसा भाग्यशाली होती है कि वो इमारत से कूदकर बच जाती है। वे उस पर कुछ आग के स्तंभ भी भेजते हैं और वो स्वीकार करता है कि ये एक महान योजना है, लेकिन उन स्तंभों से वो मर नहीं सकता क्योंकि वह उनके चारों ओर उड़ सकता है। वालास उसे बताता है कि उनके पास और शक्तियां हैं और वो शारीरिक रूप से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि अब समय है कि वो वापस लड़े और वो एक ऐसा हमला करने जा रहा है जिससे डिस्ट्रॉय द सिटी द किंग ऑफ डार्कनेस पहले वो आता है और सभी अपने नागरिकों को मैदान से हटा देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लड़ाई जारी रहती है तो वे मर जाएंगे। बॉल अप्रिसिएट्स हिम फॉर हिज ग्रेट एक्ट्स एंड सेज इट इजंट इनफ। वो बॉल को ईगोइज्म का किंग कहता है और बॉल उससे पूछता है कि उसने उसे ऐसा नाम क्यों दिया है। वो दावा करता है कि कोई और नाम बॉल के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक डीमन है जो बैलेंस ऑफ लाइफ का डिफाई करता है। बॉल को नाम की परवाह नहीं है। वो दावा करता है कि उसे डीमन या मॉन्स्टर कहा जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं सोचता कि किंग ऑफ डार्कनेस के पास उसका नामकरण करने का सुख है। वो डार्कनेस के किंग को सलाह देता है कि यदि वो जानता है कि वो लड़ना चाहता है तो उसे अपने जीवन में लाइट लाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई के दौरान आयरिस एक व्हाइट कफ लेकर आती है ताकि बॉल को होल्ड कर सके। बॉल कभी नहीं उम्मीद करता था कि वो वहां होगी। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है और डार्कनेस के किंग का मजाक उड़ाता है कि उसने अपनी प्राइड को निगल लिया और आयरिस को उसकी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। डार्कनेस का किंग की परवाह नहीं करता। वो दावा करता है कि उसे केवल दुनिया का बैलेंस की परवाह है और अगर वह इसे बॉल को डिस्ट्रॉय करके पाता है तो वो बॉल को डिस्ट्रॉय करेगा। वो बॉल को अपने एटर्नल जेल में कैप्चर करने के लिए निकलता है, लेकिन बॉल सोचता है कि उसे मारा क्यों नहीं गया। बॉल को समझ में आता है कि किंग ऑफ डार्कनेस उससे क्या चाहता हो सकता है जब वो जेल में प्रवेश करता है। दूसरी ओर आयरिस ने अपनी सारी शक्तियों का एग्जॉशन कर लिया है और उसके पास बैली इनफ बचा है कि वो बैक टू द किंगडम ऑफ वाइट जा सके। किंगडम ऑफ वाइट में एडेल मीट्स शाह एंड ही टीजेस हर that he didn't expect that the head of mages in such a large community would be as pretty as that. उसने उसकी फ्लैटरिंग को नोटिस किया और उसे अचानक रोक दिया। प्रिंस सीज आयरिस फ्लाइंग वीकली और वह उसे उठाने के लिए दौड़ता है इससे पहले कि शिवा और फ्यूज उसे आते हुए नोटिस करें। वो उसे नीचे रखता है
और शान नोटिस करती है कि उसकी शक्तियां एग्जॉशन हो चुकी हैं। इसलिए वो फ्यूज को उसे पैलेस ले जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है और प्रिंस और एडेल को उनके कमरे में रहने के लिए कहती है। शान नोटिस करती है कि आयार ने खुद को रून से जोड़ लिया है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को खींचा जा रहा है। जबकि वो आयरिस की देखभाल करती है, वो फ्यूज को एडेल और प्रिंस को युद्ध की रिपोर्ट देने के लिए कहती है ताकि वे वापस जा सकें। प्रिंस के कमरे में वो आयरिस की हेल्थ को लेकर परेशान है, जबकि एडेल उसे टीज करने के लिए आती है कि वो शाह को पसंद करता है और उसे पता है कि प्रिंस आयरिस को पसंद करता है। प्रिंस उसे बताता है कि वे उस प्रकार की बातचीत के लिए सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है, और जैसे ही वो जाने वाला होता है, फ्यूज अंदर आता है। प्रिंस आयरिस के बारे में फ्यूज से पूछता है, लेकिन फ्यूज उस पर चिल्लाता है कि उसे आयरिस के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वो उन्हें बताता है कि आयरिस ठीक हो जाएगी और रिपोर्ट करता है कि युद्ध समाप्त हो गया है ताकि वे वापस जा सकें। उस रात ग्रोआ थकी और एग्जॉस्टेड घर जाती है। वो अचानक वाली से मिलती है, जो उसे बताता है कि बॉल को सीलिंग करना उनके किंगडम के लिए बहुत अच्छा रहा है और उसे पता है कि वह थकी हुई है। लेकिन उसके पास किंगडम ऑफ डब्ल्यूआरआई को डिलीवर करने के लिए एक मैसेज है। वो उसे किंगडम ऑफ वाइट को एक लेटर ले जाने के लिए देता है, और जैसे ही वह जाती है, उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस याद आता है। ग्रजा वॉक्स अवे पिस्ड कि उन्होंने उसे युद्ध से थोड़ा रेस्ट लेने भी नहीं दिया, जो उसने अभी अभी लड़ा था, और वे उसे तुरंत वाइट को शिप कर रहे हैं। हालांकि वो अपना एंगर रिकंसिडर करती है जब वो सोचती है कि प्रिंस किंगडम ऑफ वाइट में है, और जब वो किंगडम ऑफ वाइट पहुंचेगी तो वो उसे वहां देखेगी। ये मॉर्निंग है किंगडम ऑफ वाइट में, और व्हाइट स्टार टानो की स्काई में हैप्पीली उड़ान भरते हुए एंजॉय कर रहे हैं। क्वीन बेहतर हो गई है और वो एडेल और प्रिंस को बुलाती है। वो घोषणा करती है कि युद्ध समाप्त हो गया है, और एडेल उसकी प्रशंसा करता है कि उसने युद्ध में ज्वाइन किया, लेकिन वो दावा करती है कि उसके पास इतना ग्लोरी लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने बैरली कुछ किया और उसने अपनी कुछ शक्ति केवल लैंड की, जबकि ब्लैक्स ने बहुत कुछ खोया। जीवन और संपत्तियों दोनों का डिस्ट्रक्शन हुआ, और उसे उम्मीद है कि वे जल्द ही रिकवर करेंगे। एडेल उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि ब्लैक्स दो अलग अलग स्पीशीज से भरे हुए हैं। द मॉन्स्टर्स कैन टेक किसी भी फाइट एज दे कैन रिजेनरेट। वो भी कहता है कि मॉन्स्टर्स एंजॉय द किंगडम ऑफ ब्लैक्स ज्यादा क्योंकि दे एंजॉय द डार्कनेस। वो एडमिट करती है कि शी नोज अबाउट उनके मॉन्स्टर्स और प्रार्थना करती है कि जब उन्हें रिक्रिएट किया जाएगा, दे गेट द स्पिरिट ऑफ लाइट। एडेल को अप्रिशिएट करता है कि कैसे वो ब्लैक लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन लेती है, और वो प्रॉमिस करता है कि जब वो वापस अपने किंगडम में जाएगा, ही विल स्पीक टू द किंग और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो व्हाइट्स के खिलाफ वॉर बंद करें ताकि वे शांति से रह सके। उसने पहले भी बताया था कि किंग ऑफ डार्कनेस किल्स एनीवन जो उसके खिलाफ जाता है या उसे एडवाइस देता है। फ्यूज उससे पूछता है अगर वो श्योर है कि ये एक ग्रेट आइडिया है, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो बिलीव करता है कि उसे ट्राई करना चाहिए, इसलिए वो उसे एक ट्राई देगा। उसी वक्त एक मैसेंजर अनाउंस करता है कि अनदर मैसेंजर डार्कनेस के किंगडम से आया है। वो आयरिस से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, और वो कहती है कि मैसेंजर को पैलेस में आने दे। ग्रोआ आती है और आयरिस से अपॉलोजीज करती है कि वो बिना प्रायर नोटिस के आई है। आयरिस उससे पूछती है क्यों वो आई है, और वो रिपोर्ट करती है कि उसके पास राजा का संदेश है, और आयरिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो संदेश को पढ़े। जब आयरिस उसे पढ़ती है तो वो देखती है कि किंग ऑफ डार्कनेस दोनों किंगडम्स के बीच पीस को एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है, ताकि डार्कनेस का किंगडम फिर से बिल्ड हो सके और नॉर्मल हो जाए। फ्यूज एडेल को बताता है कि कम से कम पीस स्टॉक को होल्ड पर डाल सकता है और पीस का आनंद ले सकता है। आयरिस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और गेस्ट्स को किंगडम ऑफ वाइट के आसपास दिखाने की पेशकश करती है, ताकि वे उन्हें अच्छी तरह समझ सकें। जब वो पैलेस छोड़ने वाली होती है तो सीमा उसकी सेहत को लेकर चिंतित होती है और उससे पूछती है कि क्या वो वॉक करने के लिए ठीक महसूस करती है, लेकिन वो क्लेम करती है कि वो ठीक है। वो पैलेस से बाहर निकलते हैं और वे ट्री के पास थियो को देखते हैं। वो अपने सिबलिंग्स को ग्रीट करता है और पूछता है कि ये 3 गेस्ट्स कौन है। वे उसे बताते हैं कि वे डार्कनेस के किंगडम से गेस्ट्स हैं, और वो डर के मारे सीमा के पीछे छिप जाता है। वे उसे बताते हैं कि लोग अच्छे हैं और वे उसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो बाहर आता है और मानता है कि डार्कनेस के किंगडम से भी अच्छे लोग हो सकते हैं। वे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वहां क्या कर रहा है। वो रिवील करता है कि वो स्टार तनुकी को हील करने की कोशिश कर रहा है जो इंजर्ड है। वो वहां जाता है और मैजिक का इस्तेमाल करके स्टार तनुकी को हील करता है, जिससे फ्यूज उससे पूछता है कि उसने ये कहां से सीखा। वो फ्यूज को बताता है कि सीमा ने उसे सिखाया है, लेकिन फ्यूज मानता है कि उसे मेज बनना नहीं सीखना चाहिए। जब उसने कहा था कि वो नाइट बनना चाहता है, वो मजाक में रिप्लाई करता है कि अब वो नाइट नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो कमांडर बन जाएगा और फ्यूज को वाइस कमांडर बना देगा। वे उसके जोक्स पर हंसते हैं, जैसे कि वे स्टार टानुकीज को खेलते देखते हैं।
ब्रोजा कमेंट करता है कि उनके व्हाइट स्टार टानुकीज क्यूट और सुंदर है और वे ओबीडियंट है, जबकि ब्लैक्स के किंगडम में जो स्टार टानुकीज है वे बस एक न्यूसेंस है। हालांकि वे भी क्यूट है। आयरिस उनसे मिलने के लिए उत्साहित है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि उनमें कुछ भी क्यूट नहीं है और वे बस काले और बदसूरत है। ब्लैक्स की बात करते हुए व्हाइट्स बताते हैं कि वे हमेशा काले कपड़ों में रहते हैं। ब्लैक्स भी व्हाइट्स को बताते हैं कि वे भी सभी व्हाइट कपड़ों में हैं। इसलिए वे निर्णय लेते हैं कि वे कपड़े बदल कर देखें और देखें कि उनके कपड़े एक दूसरे पर कितने कंफर्टेबल होते हैं। फ्यूज और एडेल कपड़े बदलते हैं और दोनों ही अच्छे दिखते हैं, जबकि सीमा ग्रोसा के साथ कपड़े बदलने के लिए जाती है। हालांकि चेंजिंग रूम में वे देखते हैं कि आयरिस भी पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन चूंकि वो अपने कपड़े एक गेस्ट को नहीं दे सकती, सीमा सुझाव देती है कि आयरिस ग्रोसा के कपड़े पहने, जबकि ग्रोसा सीमा के कपड़े पहने। वे दोनों ब्यूटीफुली बाहर आते हैं और वे प्रिंस से पूछते हैं कि वो किसे पसंद करता है, और वो कहता है कि वे दोनों ही सुंदर हैं। वे शमा के घर वापस जाते हैं और चेस खेलते हैं और एडेल कई बार फ्यूज को हराती है। रात में सीमा सुझाव देती है कि फ्यूज मेहमानों को ले जाए।